तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर लीना खानजोड़े का, कैलिफोर्निया यूएसए से। डॉक्टर लीना, क्या आप आपका ब्रीफली इंट्रोडक्शन हमारे श्रोता मित्रों को दे सकते हो? जी नमस्कार, थैंक यू। मैं लीना खानजोडे, मैं चाइल्ड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। यहाँ कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस है मेरी। ओके, थैंक यू। डॉक्टर लीना, हम आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले भी आपने हमारे सात समंदर पार कार्यक्रम में 2 बार प्रोग्राम दिए हैं और हमारे श्रोता मित्रों को इतना अच्छा लगा, उनके कई सारे प्रश्न भी थे। तो उन्हीं की फरमाइश के कारण हमने आपको दोबारा आमंत्रित किया और आपने बहुत सहे हृदय से उसका स्वीकार भी किया। तो आपका सच में हमारे श्रोता मित्र की ओर से धन्यवाद। सो डॉक्टर लीना, आज हमारे साथ किरण बेन प्रसाद भी जुड़े हैं कैलिफोर्निया यूएसए से, जो आज हमारे श्रोता मित्र ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। कई उसमें पेरेंट्स भी है, टीचर्स भी है, कई केयर टेकर्स भी है। तो ये सभी के प्रश्नों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम हमारे किरण बेन प्रसाद का भी स्वागत करते हैं। किरण बेन प्रसाद, आप आपका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे सकते हो? जी। सबको नमस्कार और थैंक यू इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मेरा बैकग्राउंड है एडवांस्ड बिहेवियर एनालिसिस में। छोटे बच्चों के साथ जिन्हें ऑटिज्म की शिकायत होती है, उनके साथ मैंने काम किया है। वंडरफुल। तो किरण बेन, आप आपकी प्रश्नावली की बौछार डॉक्टर लीना के ऊपर लगा सकते हो। जी, थैंक यू। तो जो पहला प्रश्न है डॉक्टर लीना, अम, ये सब हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछ रहे हैं, क्योंकि ये आजकल सारे पेरेंट्स ये फेस कर रहे हैं। सभी सारी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर फेस कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके ख्याल में आज की जो टेक्नोलॉजी है वो हम सभी के तन मन पर क्या असर डाल रही है? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। ये सचमुच कॉल फॉर द टाइम है कि ये इशू पे हम जितना बात करें वो कम है। साइंस के हिसाब से भी काफी रिसर्च हो रही है, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ गए थे तो तब ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है ये अपनी जिंदगी में। टेक्नोलॉजी से हमें बहुत ज्यादा फायदे होने लगेंगे। तो जरूर फायदे तो हुए हैं, बट जैसे हम यूज करते जा रहे हैं और उसके साथ जो उनसे जुड़े हुए एप्स और प्रोग्राम्स और जो कनेक्टिविटी बढ़ गई है, और कुछ वीडियो गेम्स की तरह जो और कुछ चीजें भी ऐड कर दी गई हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि स्क्रीन एडिक्शन की प्रॉब्लम हो गई है सबको। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम स्क्रीन की तरह की चीज पे भी कभी एडिक्ट हो सकते हैं। बट सामने बात आ रही है कि इसमें छोटे बड़े पेरेंट्स बच्चे कोई एज की बात नहीं है। हर कोई जो इस चीज से जुड़ जाता है वो उसमें फंस जाता है। तो फायदों की पहले मैं बात करूंगी। मेरा यहाँ पे इंटेंशन ये नहीं है कि सब कुछ बुराई है। अगर हम उसको सही तरीके से यूज करें तो कई फायदे दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। आज हम 1 सेकेंड में वर्ल्ड में किसी के भी साथ एक मैसेज भेज दें तो उन्हें मिल जाता है। अक्रॉस टाइम जोन्स, अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ इंटरनेट है वहां हम पहुंच सकते हैं। हम कितने लोगों से जो बिछड़ गए थे, जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ कि मेरी हाई स्कूल के क्लासमेट्स जिनसे मेरा कनेक्शन टूट गया था, उनको मैंने फेसबुक पे अपने फ्रेंड की तरह अभी ऐड किया है, क्योंकि मुझे पता चला कि वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे हैं। इसी तरह से हम हमारे कई तरह के जो कनेक्टिविटी और जो ह्यूमन कनेक्शन, जो सबसे बड़ी चीज है हमारी वेलनेस के लिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ हमारे लिए अच्छा किया है। और टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया है। एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन इम्प्रूव हो गई है। तो कई तरह के फायदे जरूर हैं। बट जैसे मैं कह रही हूँ कि जब फेसबुक नया नया आया था कुछ डेकेड्स पहले, तब मैं जब नई नई उसमें ज्वाइन हुई थी तो तब बहुत ऐसे लगा था कि क्या नई चीज है, बस बैठे बैठे मैं सबसे जुड़ी रह सकती हूँ, अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर सकती हूँ। और
कैसे मैं 5 मिनट से 1.5 घंटा हो जाता था, मुझे पता नहीं चलता था। सिर्फ कुछ रिस्पॉन्ड कर रही हूँ मैसेजेस, कुछ पोस्ट कर रही हूँ उस चक्कर में। तो ये जो है जिसमें हम अभी समझते हैं कि एवरी टाइम हमें एक लाइक मिलता है हमारी पोस्ट को, एवरी टाइम मेरी पोस्ट को कमेंट मिलता है, तो उससे जो क्षणिक खुशी हमें जो मिलती है, उसकी वजह से हम वापस उसके पास जाते हैं। तो हमें अभी ये पता चल रहा है साइंस के रिसर्च से कि एवरी लाइक, एवरी कमेंट इज एक्चुअली हेल्पिंग मी रिलीज लिटिल बिट डोपामीन। डोपामीन जो हमारा एक हार्मोन माना जाता है खुशी के लिए, मोटिवेशन के लिए, वो रिलीज होता है। और उसकी वजह से हमें लगता है कि बस हम यही करते रहें, ये जो खुशी है ये क्षणिक ना रहे और ये कंटिन्यूअस बन जाए। और उस चक्कर में हम बार 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 उसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। और अगर कभी कभी लाइक्स ना मिले, कभी कमेंट्स ना मिले, तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली, इमोशनली हम समझने लगे हैं कि इन चीजों से एंजाइटी पैदा हो गई है लोगों में। एंजाइटी जो बात की नहीं थी, जो पहले सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग थी, वो अब चेंज होने लगी है। क्योंकि मुझे जब किसी ने 10 लाइक्स नहीं दिए और कमेंट्स नहीं किए मेरे पिक्चर पे, तो उससे मुझे पता चल गया कि मैं इतनी बहुत प्रभावशाली नहीं हूं, या इतनी सुंदर नहीं हूं, या इतनी अच्छी नहीं लग रही हूं। तो उससे मैंने अपने आप पे डाउट करना शुरू कर दिया। सो लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन, और जो ये फोमो जो वर्ड आपने अभी सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो जो एक नैगिंग फीलिंग है कि मैं इस क्षण में अगर नहीं हूं उस प्लेटफॉर्म पे तो मैंने क्या मिस कर दिया। इस बीच में अगर मैं जाके कुछ और कर रही हूँ, मेरे दोस्तों ने आपस में ऐसी क्या बातें की जो मैंने मिस कर दी, जिसकी वजह से अब मैं उस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाऊंगी। तो ये जो है ये बच्चों में, तो क्योंकि जो हमारे ये डिजिटल एज बच्चे हैं जो इस जनरेशन में डिवाइसेस के साथ पैदा हुए हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन तो डिवाइसेस के थ्रू ही है। तो उनमें ये जो कंटिन्यूअसली उस प्लेटफॉर्म पे रहना एक्टिव और उसमें मिस नहीं करना, और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो उनमें पैदा हो रहा है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस और एंजाइटी उनमें बढ़ रही है, ये भी एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हम देख रहे हैं। रीसेंट रिसर्च में स्पेशली पैंडेमिक की वजह से हम सब डिवाइसेस की और जुड़ गए, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन हमसे छीन लिया गया कुछ समय तक। तो उससे हमें ये भी पता चला कि हमारी सोशल स्किल्स चली गई। हम सोच रहे थे कि बस हम प्लेटफॉर्म पे बस इतना ही हमारा चेहरा अच्छा दिखाएं और नीचे भले हम कुछ भी पहने रहें, हम किस तरह से भी कौन से वातावरण में हैं, बट हम किस तरह से कुछ बात करके कभी चैट में कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के हम भाग जा सकते हैं। जैसे बुलिंग की प्रॉब्लम्स, साइबर बुलिंग जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ने लगी। और ज्यादा स्क्रीन यूज होने की वजह से उसके लिए हमने स्क्रीन पे ही रिलायंस बढ़ गई हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, हमारी कम्युनिकेशन के लिए। तो हमने पिछले 5 सालों में ये भी देखा है कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा डायग्नोज हो रही हैं बच्चों में, बड़ों में। क्योंकि ये जो कांस्टेंट स्क्रीन यूज है उसके लिए हमारी ब्रेन की क्षमता नहीं है, और उसकी वजह से हमारे ब्रेन में चेंजेस हो रही हैं। पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग ब्रेन्स हैं बच्चों की, उनमें चेंजेस हो रही हैं, जिसकी वजह से वो ADHD की तरह के सिम्टम्स से पीड़ित हो रहे हैं, और वो उस प्रेजेंटेशन से मेरे ऑफिस में आ रहे हैं। तो कई तरह के हमने इसके ड्रॉबैक्स देखे हैं। तो मैं कहूंगी कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ये सब कुछ एकदम बेकार है या बहुत अच्छा है। आई थिंक इसको हम अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए अगर हम एक बैलेंस में यूज करें तो इसका बहुत फायदा है। बट अगर हम वो बैलेंस को भूल जाते हैं और उस दिशा में ज्यादा चले जाते हैं तो इसका नुकसान ही नुकसान है। बहुत अच्छा डॉक्टर लीना, आपने बहुत अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव भी हमें समझाया और बहुत सारे पहलू बताए और बच्चों पर उनका असर भी। तो हम पेरेंट्स को कैसे एजुकेट करें? कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो इसका इम्पैक्ट नहीं समझ पाते। मैंने खुद देखा है कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, 2 साल के होते हैं, उनके हाथ में फोन थमा देते हैं और उनको खेलने देते हैं फोन के ऊपर, या फिर टीवी के सामने बिठा देते हैं। स्क्रीन टाइम कितना भी हो उनका ध्यान होने, क्योंकि पेरेंट्स भी इतने बिजी हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी टेक्नोलॉजी को इतना यूज कर रहे हैं कि उनको शायद ये ध्यान में आता ही नहीं कि
बच्चे पर शायद उसका बुरा असर भी पड़ रहा है। और दूसरा पहलू भी है जहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी उतने ही कॉम्पिटिटिव हो जितने दूसरे बच्चे हैं, तो वो चाहते हैं कि सभी उनके जैसे ही रहें, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करना आना भी चाहिए, ऐसा भी उन्हें लगता है। तो ये बैलेंस कैसे करें, पेरेंट्स को कैसे समझाएं ये सारे मुद्दे जी रहेंगे। बहुत बहुत मुश्किल है ये। मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मुझे पता चलता है कि ऑफिस में मैं एज अ डॉक्टर बैठ के जो बोल सकती हूँ वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं समझती हूँ कि ये मुश्किल है वर्किंग पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनके ऊपर भी कई जिम्मेदारियां हैं और उनको टेक्नोलॉजी कई बार अपने काम के लिए या अदर इम्पोर्टेंट चीजों के लिए यूज करनी पड़ती है। तो हमने अभी इतने सालों में जो हम मैंने जो कही कि ये प्रॉब्लम्स हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो इसकी वजह से हम सब इस इशू में वापस गए कि क्या सोल्यूशन है इसका, क्योंकि फायदे भी कई हैं, नुकसान भी हैं, तो हम कैसे बैलेंस मेंटेन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बाहर आई कि पेरेंट्स आर द बिगेस्ट रोल मॉडल्स। तो ये पेरेंट्स पे एक और बर्डन में नहीं डालना चाह रही हूँ, बट ये जो है, हम अगर बच्चों को दिखा सकते हैं कि हम एक हेल्दी बैलेंस में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हमारे फायदे के लिए, इतना कि हम टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में भारी ना हो जाए, हमारी नींद का हम ख्याल रखते हैं, हमारे सही समय खाने पीने का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं, ये सब करते हुए, काम करते हुए, अपनों के साथ टाइम बिताते हुए, ये सब जो मेन फैक्टर्स ऑफ वेलबींग है उसको हम न टच करते हुए अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो वो बैलेंस है। और ये मुश्किल है, आज की दुनिया में ये मुश्किल है क्योंकि कई चीजें टेक्नोलॉजी से ही जुड़ी हुई हैं। बट अगर हम कुछ रूल्स बनाएं घर में, तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप बच्चे को पहली बार आप डिवाइस दे रहे हो, स्पेशली नॉट एज एन इलेक्ट्रॉनिक बेबी सिटर बाई डिवाइस, जो आपने कहा कि बचपन में हम बच्चे को आईपैड दे देते हैं, चलो एनिमेशन कुछ देख रहा है, कुछ गलत नहीं देख रहा है, इसमें बुरा क्या है, तो वो अलग बात है। उसमें भी हमें अभी पता चला है कि जितना हो सके अवॉइड गिविंग एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आईपैड या टीवी टू योर टॉडलर इवेंट। 2 साल तक भी हम अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा। अगर बहुत है तो 18 महीने से आप शुरू करो, लेकिन बिल्कुल लिमिटेड टाइम से। तो वो एक रिकमेंडेशन बाहर आई है रिसर्च की वजह से। दूसरी रिकमेंडेशन ये आई है कि जब हम आजकल जैसे चौथी में, पांचवी में, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे कहते हैं कि मुझे फोन चाहिए क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास है, और कभी पेरेंट्स को लगता है कि हाँ कुछ कम्युनिकेशन के लिए फोन सेफ्टी की वजह से हमें चाहिए, कि कभी पिकअप में देर हो रही है, कभी कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो हमें बच्चे के पास फोन देना चाहिए। तो कई बार पेरेंट्स को वो एक प्रॉब्लम लगता है कि उसकी वजह से डिवाइस देना पड़ेगा। तो ऐसे कई रीजंस की वजह से जब भी आपको डिवाइस देने की आपकी डिसीजन बन रही है, तो आप एक डिवाइस कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। तो ये जो कंपैरिजन हम इससे करते हैं कि जब हम ड्राइविंग बच्चे को सिखाते हैं, यहाँ के यूएस के हिसाब से 16 साल से बच्चे कार ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उस लाइसेंस तक पहुंचने के लिए कितने सारे स्टेप्स और कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहले आप रिटन एग्जाम दोगे, और अगर आप उसके बाद आप बिहाइंड द व्हील टेस्ट दोगे, उसमें भी आपको वेरी क्लोजली वो टेस्ट करेंगे कि आप सेफ हैं या नहीं, आप सही चला रहे हैं या नहीं। और फिर बाद में भी पेरेंट्स बहुत ध्यान देते हैं कि ये सचमुच रेडी है कि नहीं, और कौन सी पुरानी गाड़ी दे, नई गाड़ी दे, थोड़े साल हम कुछ महीने उनके साथ ड्राइव करें। तो ये जो हम डिवाइस है ये भी खतरनाक है। अगर हम सोचते हैं कि ड्राइविंग प्रिविलेज इज समथिंग वी आर सो वरीड अबाउट, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाए, किसी की जान, इंजरी की बड़ी बात है, उसी तरह से ये डिवाइस, क्योंकि ये स्मार्ट डिवाइस पर्टिकुलरली आजकल तो कोई भी बच्चा, आप नोकिया वाला सिर्फ फोन कॉलिंग प्रिविलेजेस वाला फोन दोगे तो कोई बच्चा कहेगा इससे अच्छा तो मुझे फोन ही मत दो, राइट? क्योंकि बाकी के सभी के पास ये फैंसी स्मार्टफोन्स हैं। तो हमको मजबूरी में वही होता है कि स्मार्टफोन ही देना पड़ेगा। लेकिन ये स्मार्टफोन भी उतना ही डेंजरस है जितना आप बच्चे को कार दे रहे हो, उसी तरह से कि
एक बार वो मिल जाएगा तो दुनिया पूरी जहान खुल जाता है, जिसके वजह से बच्चे गलत दिशा में जा सकते हैं, गलत चीजें देख सकते हैं, वीडियो गेम्स की आदत हो सकती है, गलत कंपनी में जा सकते हैं। बहुत सारा मतलब डेंजर की कोई कमी नहीं है इंटरनेट वर्ल्ड के स्पेस में। डॉक्टर सो मीना, आपने एक बात बहुत सुंदर बोली, ये गाड़ी का एग्जाम्पल देकर। तो मुझे याद आया कि सही बात है, ये गाड़ी का हम इतना ध्यान रखते हैं, बच्चों को देने से पहले हम इतना सोचते हैं, तो शरीर रूपी गाड़ी का तो हम सोचते ही नहीं है कि बच्चों की वो गाड़ी का क्या होगा, है ना? सही बात है। क्योंकि इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा फॉलोअप क्वेश्चन यही था कि जो बच्चे इतना इलेक्ट्रॉनिक यूज कर करके ऑलरेडी उनको उनमें कोई सिम्टम्स आए हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया, ऐसे बच्चे आपके पास आते होंगे, तो आप क्या देखती हैं इन पर्टिकुलर? एक तो फिजिकल इफेक्ट भी होता होगा, दूसरा मानसिक होता होगा, और पेरेंट्स पर भी उसका असर होता होगा, तो आप क्या देखती हैं आजकल के माहौल में? जी जी। सो फिजिकली हम देखते हैं कि कंप्यूटर पे बैठ जाना, आईपैड पे बैठ जाना, फोन पे बैठ जाना, इससे हमारी जो सेडेंटरी लाइफ हो गई है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो हलचल, जो हमारे लिए मूवमेंट, जो हमारे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है, वो कटती जा रही है, वो कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। इसकी वजह से हम ओवरवेट, ओबेसिटी, उससे जुड़े बच्चों में डायबिटीज, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं। और फिर दूसरी प्रॉब्लम है इमोशनल लेवल पे, जैसे मैंने कहा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एडीएचडी, इस तरह के बिहेवियर्स। और अगर इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर करके भी एक कंडीशन है, अगर वो हम देखते हैं इन बच्चों में कि वीडियो गेम्स खेल खेल के जो उनको उसके लिए इतनी डिपेंडेंस हो जाती है, उसमें तो कई पेशेंट्स मेरे पास आए हैं जिसमें पेरेंट्स और बच्चे में इतनी नोक झोंक होती है, क्योंकि बच्चा कहता है मुझे चाहिए ही चाहिए, और पेरेंट्स कहते हैं नहीं, अब मैं लॉक करके रख दूंगा, अब मैं मोडेम बंद कर दूंगा, अब मैं इंटरनेट ही काट दूंगा। तो वो भी एक जो सडन, जिस तरह से इसमें उनका जो रिएक्शन है वो काफी मुश्किल पड़ता है अचानक से ऐसे सडन रूल देने का। इसीलिए मैं डिवाइस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी कि अगर हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाएं कि ये जो आपको प्रिविलेज मिल रही है, ये कुछ रूल्स के साथ आएगी, कुछ रिवॉर्ड्स होंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और इस वजह से हम फिर आपस में बिल्कुल कोई भी बार बार हमारी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी इस बारे में। अगर हम पहले से, जैसे अगर मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे स्पीड लिमिट की साइंस दिखती है, मैंने ऑलरेडी ट्रैफिक स्कूल किया है, मुझे पता है कि मैं इस स्पीड का उल्लंघन करूंगी तो मुझे स्पीड टिकट मिलेगा, या मैं ये जोन में इस तरह से चलाऊंगी तो मुझे उसका कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं डिवाइस देती हूँ और क्लियरली कहती हूँ कि ये प्रिविलेज है, ये कोई लग्जरी नहीं है, जो आजकल के बच्चे थोड़ा एंटाइटल्ड कहते हैं ये जनरेशन है, क्योंकि बहुत लग्जरी और सुखों में पल रहे हैं, तो ये समझते हैं कि ये चीज तो हमें मिलनी ही चाहिए। बट एज अ पेरेंट हमने ये क्लियर करना चाहिए कि ये एक प्रिविलेज है, ये कोई जस्ट कपड़े और खाना देते हैं उस तरह से ये ऐसी चीज नहीं है कि ये भी हम दान में आपको मतलब दे रहे हैं। ये एक प्रिविलेज है जिसको आपको मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इस प्रिविलेज को। इट्स नॉट अ राइट, इट्स अ प्रिविलेज। और उसमें हम बताएं कि कितने बजे तक आपको फोन चार्जिंग स्टेशन पे रखना होगा, हर टाइम पे आपको टेक्नोलॉजी फ्री जोन्स की बात याद रखनी होगी। तो हम कहते हैं कि जैसे बेडरूम में, बाथरूम में, फैमिली मील्स के टाइम पे, डाइनिंग रूम में, इन तीनों जगह तो बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी अवॉइड होनी चाहिए। ना पेरेंट्स ना ही बच्चे उन्हें इस तरह का कोई भी डिवाइस उस समय यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वो जो है फैक्टर्स, उससे हमारी जो कनेक्टिविटी जो चली जा रही है, पेरेंट्स और बच्चों में जो अलगाव आ रहा है, हर कोई अपने अपनी खुशी उस डिवाइस में ढूंढ रहा है, उसकी वजह से जो रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी फिर कहते हैं कि अब मैं और क्या करूं, मैंने उन्होंने चाहा उतना हाईएस्ट लेवल का एंड्रॉइड फोन या आईफोन लाके दे दिया, फिर भी ये बच्चे खुश नहीं है, फिर भी मेरी बात नहीं मानते। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम पहले ही बनाए और सभी हम पेरेंट्स एज रोल मॉडल्स भी वो फॉलो करें कि टेक्नोलॉजी फ्री जोन है, बेडरूम में फोन नहीं जाएगा, इस टाइम पे चार्जिंग स्टेशन पे आ जाएगा,
अगर मैं आपको पिकअप करती हूँ गाड़ी में आपको स्कूल से, उस समय भी, क्योंकि वो मेरे आपके साथ टाइम बिताने का टाइम है, मुझे फोकस होके ड्राइविंग करने का टाइम है, तो उस समय भी हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर हम कुछ रूल्स इस तरह से बनाएं कि ये इस समय सही है, इस समय नहीं है, कितने बजे तक अलाउड है, कितने बजे तक आपको कौन सी एप्स के लिए कितनी परमिशन मिलेगी, कितना स्क्रीन टाइम अलाउड है, आपको अर्न कैसे करना है, पहले होमवर्क करोगे, आपकी एक्सरसाइज करोगे, आपका जो दिनचर्या है वो करोगे, और उसके बाद इतने समय के लिए आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा। अगर हम पहले से ही वो सेटअप करें तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है बच्चों और पेरेंट्स में, ये जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार पेरेंट्स मेरे ऑफिस में आते हैं कि इस बच्चे के बिहेवियर की वजह से हम परेशान हैं, हमें भी एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो हम कम कर सकते हैं। जी, आजकल देखने में आता है कि बच्चे जब देखो तब चलते हुए भी अपने हाथ में फोन पकड़ के उसमें टेक्सटिंग वगैरह करते हैं, और हम आजकल सुन भी रहे हैं कि कई एक्सीडेंट्स भी इसकी वजह से होते हैं, क्योंकि ड्राइविंग के समय भी बच्चे उसको देख रहे हैं। तो एक एडिक्शन सा है। और जैसे कि ये अलाउड है सोसाइटी में कि आप चल रहे हो, आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो लेकिन फोन पे बात कर रहे हो किसी, ये सब जैसे कि अलाउड हो गया है पब्लिक में। तो एक एडिक्शन सा बन गया है। तो क्या ऐसे बच्चों से जब हम ऐसे रूल्स वगैरह बना लेते हैं और वो इस एडिक्शन के स्थिति में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो उनमें विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं? क्या हमको पता होना चाहिए इसके बारे में, और हम हमारी तरफ से हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? जी, तो मैं ये कहूंगी कि हमने रिसर्च और इवन मेरे पेशेंट्स के साथ, ये जब 9-10 साल में आप पहली बार बच्चे को आप डिवाइस दे रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट बना के दे रहे हो, पैरामीटर सेट कर रहे हो, तो अगर आप पहले से ये करो तो अक्सर हम उस एडिक्शन स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमने उनको पहले से ही वो डिसिप्लिन और बैलेंस सिखाया। बट ऑफ कोर्स हमने ये पहले नहीं सीखा, डिवाइस कॉन्ट्रैक्ट और ये सब बातें अब हमें समझ में आ रही हैं। जो नए जनरेशन के जो अभी छोटे बच्चे हैं उनको हम शेप कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे कहें कि इस मोड में चले गए हैं कि उन्होंने अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला है और वो इस एडिक्शन के शिकार हो गए हैं, तो उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। उसके लिए अचानक से डिवाइस बंद कर देना, अचानक से इंटरनेट बंद कर देना, ये सॉल्यूशन सही नहीं है, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। हम ये समझते हैं कि जिस तरह से दूसरे नशीले चीजों से वही केमिकल डोपामिन हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, स्क्रीन्स के भी वजह से वही पाथवे, वही सर्किट जो अपने ब्रेन में है, वही डोपामिन रिलीज होता है। तो ये जो उनकी जो चिड़चिड़ापन या जो उनका गुस्सा, अगर आपने खींच लिया डिवाइस या अचानक से कोई रूल्स लगा दिए, तो वो सचमुच वैलिड है, सचमुच ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके ब्रेन को जो मिलने की, जो रोज की जो टॉनिक मिल रही थी एक तरह की, वो नहीं मिल रही है। तो अब आपको उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, झगड़ा, नाराज होना, मारपीट करना, मतलब कई बार इस लेवल तक भी लोगों के बिहेवियर्स बिगड़ जाते हैं। तो जब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो मैं कहूंगी कि आप प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें, क्योंकि इसमें आपको एक थर्ड पार्टी, एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव या गाइडेंस की बहुत जरूरत है। हम ये समझते हैं कि इसका जो है ट्रीटमेंट, वो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि आप इंटरनेट डाइट पे जैसे जाते हो, पहले से अचानक से हम बंद नहीं करेंगे, बट आप टाइम पहले रिड्यूस करोगे, आप उनको दूसरी चीजों में मजा लेने का अनुभव दोगे, कि ये जो खुशी मुझे सिर्फ लगता है कि ये गेम से ही खेलने से मिलती है या इस फ्रेंड से चैट करने में ही मिलती है, तो क्या हम उससे मिलके वन ऑन वन उस फ्रेंड को घर पे बुलाएं, या क्या हम जाके एक गेम खेलें, या फैमिली की आउटिंग करके एक पिकनिक करके आए, या अपने दूसरे फ्रेंड्स से मिलें। तो ये जो हम एक्सपीरियंस उनको जितना दिलाएंगे और जितना ये महसूस कराएंगे कि खुशी और चीजों से भी मिलती है, और भी तरीके हैं अपने को एंटरटेन करने के लिए, अपने कनेक्शंस बनाने के, तो फिर वो धीरे धीरे कम करते हुए और ये बढ़ाते हुए हम उस लेवल को पहुंच सकते हैं। तो इसको टाइम जरूर लगता है, लेकिन जरूर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। वेरी नाइस। और आप कभी कभी ये भी देखती होगी कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो खुद टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं,
मतलब खुद ही उस एडिक्शन में फंस जाते हैं। तो उनके पेरेंटिंग स्टाइल में शायद वो दिखाई देता होगा ना, वो कुछ बच्चों पर भी उनका असर पड़ता होगा। तो ऐसे में आप कैसे एडवाइस करती हैं? आपका क्या मतलब बहुत डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स कैसा होता है जब वो अपने बच्चों को ले आते हैं? तो आप क्या बोलती हैं उनसे? मैं तो कहूंगी कि जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चे की शिकायत लेकर या बहुत प्रॉब्लम्स लेकर, तो मैं उन्हें खुले तरीके से समझाती हूँ। मैं उनको पहले, मेरा इंटेंशन उनको अटैक करने का नहीं है या उनको गुस्सा दिलाने का नहीं है, बट ये भी है कि मुझे उनको सही बात को पेश करना है जिसमें उनका फायदा हो सके। तो हम ट्रेनिंग में जरूर सीखते हैं कि पहले हम कनेक्शन बनाएं उस पेरेंट से, उस फैमिली से, उनको समझें। जो हम कहते हैं कि एम्पैथी, मैं उनके शूज में अपने आप खड़े होके देखती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ जहां पे मुझे लगा है कि मेरे बच्चे ने इसका बैलेंस खो दिया है या मैंने खो दिया है। बट द गुड न्यूज इज कि हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो उनको जब मैं इस थोड़े से कंपैशनेट वे से, समझ कर, प्यार से अगर कहती हूँ कि इसमें आपका भी रोल है, इसमें आपकी चेंज की भी जरूरत है, क्योंकि आपको देख करके बच्चा फिर आपको कल नहीं बोलेगा कि आप तो इतने 11 बजे तक बैठे रहते हो और मुझे बोलते हो कि 10 बजे ही फोन रख दो। राइट? सो हम वो ही करें जो बच्चे भी फॉलो करें, और हम वो ही पूछें जो हम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये भी याद रखें कि बच्चा उम्र में छोटा है, मेंटल एज में आपसे छोटा है, एक्सपीरियंसेस में छोटा है, लेकिन वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। उसे भी रिस्पेक्ट और प्यार की उतनी ही जरूरत है जितने मुझे है या आपको है। तो ये जो हम कभी कभार सोच लेते हैं कि छोटा है और मैं अथॉरिटी हूं और मैं इसके कैसे भी बात करूं, कैसे भी ट्रीट करूं, तो वो जो डायनामिक है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का, वो स्पेशली एज बच्चे बड़े होते हैं, टीन एज में जाते हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करता। तो अगर आप ह्यूमन बीइंग की तरह माने कि मेरी गलती है बेटा, मैं भी बदलने की कोशिश कर रही हूँ और आप भी करो, हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप मेरे पास आए हो, आप मेरी बात सुन रही है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। उनको एनकरेज करें, उनको प्यार से समझें, उन्हें बोलने दें, उनको इक्वल ट्रीट करें। ये जो कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल उसके सामने छोटी हो जाती है। तो अभी हमारे पास और थोड़ा सा समय है। अभी जो बच्चे होते हैं जो थोड़े से लो इनकम फैमिली से आते हैं, कभी कभी उनके पास उतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होते हैं, और वो स्कूल्स में जाते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके भी किसी बच्चे में एक कॉम्प्लेक्स आ सकता है, और हो सकता है वो इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में थोड़ा सा पीछे रह जाए, या फिर उनके पेरेंट्स को भी उसका असर पड़े। तो आप ऐसे पेशेंट्स को भी देखते हैं, किसी को जो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटी सी हो रही है? स्कूल में तो प्रोवाइड करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जी लेकिन जी। फिर भी उनको घर में एक्सेस नहीं होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये तो वाकई में एक सामाजिक इशू है कि ये सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो अलग होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी इस तरह के डिवाइस की अफेक्ट हो सकती है और होती है। तो मैं ये कहूंगी कि एजुकेशन के हिसाब से स्कूल्स बच्चों को टेक्नोलॉजी प्रस्तुत करते हैं और देते हैं, और उसके लिए उनकी एजुकेशनल एबिलिटी में कोई फर्क नहीं दिखता है, क्योंकि उनको स्कूल में कंप्यूटर्स और ये सब मिल जाते हैं जिससे उनको वही तरीके से पढ़ाई और एजुकेशन मिलती है। घर में वो डिवाइसेस ना होने की वजह से पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे को ये चीज कम है। मैं कहूंगी कि इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अंग्रेजी में ये कहावत है कि ये एक तरह से आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि ये प्रॉब्लम से आपको जूझना नहीं पड़ रहा है। आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, उसे टाइम है, वो दूसरे चीजों में अपनी खुशियां ढूंढता है, अपने दोस्त बनाता है, दूसरे चीजों में अपनी क्षमता दिखाता है, स्पोर्ट्स में या जो। तो ये सब चीजें भी हमारे इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे तो खैर, जैसे इंडिया में भी मैंने पढ़ाई की और इधर भी पढ़ाई की है,
तो मुझे दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड का जो थोड़ा एक्सपोजर मिला है, यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी है तो दे आर स्टिल क्वाइट प्रिविलेज्ड, फिर भी उनको काफी गवर्नमेंट की तरफ से या अदर रिसोर्सेज की तरफ से उनको काफी सपोर्ट मिल जाता है टू बी एट पार विद अदर किड्स। यहाँ पे एजुकेशन फ्री है पब्लिक स्कूल्स में, उनको डिवाइसेस टेक्नोलॉजी सब फ्री दे देते हैं। और इंडिया में भी मैंने देखा है कि जो वॉल्यूम है पॉपुलेशन का, उसकी वजह से जो फोन खरीदना या इंटरनेट सर्विस खरीदना या डेटा प्लान खरीदना इतना मुश्किल नहीं है। घर घर में हर लेवल के लोगों के पास स्मार्टफोन तो है ही है। उस तरह का बेहतरीन टेक्नोलॉजी का स्मार्टफोन नहीं होगा, बट उसमें फीचर्स वही हैं जिसमें हम सब यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है, ये अब अनफॉर्चुनेटली लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में भी हम देख रहे हैं कि ये बच्चे भी स्क्रीन की प्रॉब्लम से पीड़ित हो रहे हैं। और पैंडेमिक में तो बहुत मुश्किल था इन फैमिलीज को, छोटे छोटे फोन्स पे इन्होंने पढ़ाई की, लैपटॉप्स या आईपैड्स उनके घर पे नहीं थे, तो उन्होंने फोन पे टीचर की क्लासेस अटेंड की। और हमें पता चल रहा है कि क्लियरली उस छोटे से डिवाइस पे उनकी कोई पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, कुछ अच्छे से एजुकेशन वो 1-2 साल उनकी पीछे रह गई। और वो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं लर्निंग में बच्चों में, कि उसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रह गए हैं। आपके पास कोई भी ऐसे रिसर्च आते होंगे, रिसर्च के रिजल्ट्स वगैरह आते होंगे, सो दैट यू आर अप टू डेट कि डेटा कैसा क्या चल रहा है, तो कोई रिसर्च आप डिस्कस करना चाहेंगी? जी, तो हाल ही में ये जो हमारा जो बड़ा काइंड ऑफ क्वेश्चन था कि पेरेंट्स की टेक्नोलॉजी की यूज से बच्चों पे क्या असर होता है, इसका क्या रिलेशनशिप है, ये क्वेश्चन हमने जो जिसके बारे में हम सोच रहे थे, वो उसका आंसर हमें अभी मिल गया है। एक्चुअली उन्होंने एक रिसर्च स्टडी की इतने में, जिसमें उन्होंने देखा कि पेरेंट्स की टेक्नोलॉजी यूज कितनी है और उसके हिसाब से बच्चों का टेक्नोलॉजी यूज कैसे रहता है, और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस का हो, सोशल परफॉर्मेंस का हो, वो सब पे उनका क्या नतीजा हुआ। तो ये पता चला कि अगर पेरेंट्स स्क्रीन पे ज्यादा टाइम बिताते हैं तो उनके बच्चों में मानसिक इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा देखने में आए हैं। ये एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक्चुअली पोस्ट हुआ था इतने में, और इसमें पता चला कि पेरेंट्स अपने उस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जो फंसे हुए हैं, चाहे काम के लिए या फिर थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए, सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसकी वजह से जो उनका बच्चों के प्रति जो अटेंशन है, जो नर्चरिंग और पेरेंटिंग हमें करनी चाहिए, वो जो निग्लेक्ट हो रही थी, उसकी वजह से भी बच्चों को जो प्यार और संस्कार और वैल्यूज जो इस मेन छोटी एज में जो बहुत ज्यादा जरूरी है, पेरेंट्स ने उसके लिए टाइम निकालने के लिए और उसको उसको डालने के लिए बच्चों में, वो कॉम्प्रोमाइज हुई। दूसरी बात, बच्चों ने देखा कि पेरेंट्स अगर फोन पे रह सकते हैं तो ये तो आम बात है, ये नॉर्मल बात है, तो चलो मैं भी वही करता हूँ। तो उसकी वजह से फिर उनमें वो जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, एडीएचडी, इस तरह की प्रॉब्लम्स पाई गई। तो पेरेंट स्क्रीन यूज हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर आइडेंटिफाइड अभी के लेटेस्ट रिसर्च पेपर में। तो ये रिसर्च को सब ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को या फिर समाज को कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एआई आ गया है और बहुत ही मतलब सभी लोगों को यूज करना है, सभी उसमें लग गए हैं, और शॉपिंग करनी है, कोई भी बाहर नहीं जाता है, अभी तो सब पूरा ऑनलाइन ही करते हैं हर चीज, जैसे कि हम एक जगह बैठ के बटन दबा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी को जो इतना अट्रैक्टिव बनाते जा रहे हैं, उसमें कोई रूल्स होने चाहिए कि देखो इतना इजी मत बनाओ? हमारी तरफ से आपको लगता है कि जो मानसिक प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि कोई रूल्स बनने चाहिए जो जी जी, फीजिबल बिल्कुल है? रूल्स बनने चाहिए। और कुछ ये मूवमेंट शुरू हो गई है, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया वाले जो प्रोड्यूसर्स और ये जो जिन्होंने बनाए हैं प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर्टिकुलरली, ये सब वालों को तो अब गवर्नमेंट भी उनको आगाह कर रही है कि हमें
क्लियरली एसोसिएशन दिख रहा है कि टीनेजर्स आपके एप्स पे जो ज्यादा टाइम बिताते हैं उनको मानसिक इश्यूज बढ़ गई हैं। यहाँ पे मैं यूएस की बात करूंगी। यहाँ के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति, जो यहाँ के यूएस सर्जन जनरल हैं, उन्होंने पिछले साल में हर कुछ महीनों में ये मुद्दा उठाया है कि बच्चों की मानसिक इश्यूज बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए हमें सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हर चीज को एडजस्ट करना चाहिए बिफोर और भी ये प्रॉब्लम बढ़े। उन्होंने पेरेंट्स को भी आगाह किया है कि आप रोल मॉडल्स हैं। यही जो हम रिसर्च में पता चल रहा है वो बात भी उन्होंने पब्लिक के सामने लाई है कि आप सभी सतर्क हो जाए, सब लोग ये करें। और फिर ये टेक्नोलॉजी जायंट्स को भी अब प्रेशर पड़ रहा है कि आप रूल्स बनाएं, आप छोटे उम्र के बच्चों को आपके प्लेटफॉर्म पे आने ही ना दें। बच्चे फेक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लूप होल्स करके अलग अलग आइडेंटिटीज बना करके पेरेंट्स को दिखाते कि एक अकाउंट है लेकिन पीछे से कुछ अलग अकाउंट से वो कुछ गलत चीजें देख रहे हैं या गलत लोगों से जुड़े हुए हैं, या उनको जो कंटेंट मिल रहा है जिसकी वजह से उनके विचार संस्कार सब बिगड़ रहे हैं। वो सब के लिए उन्होंने अभी उनको भी सतर्क किया है कि आप लोगों ने इसमें रूल्स डालने चाहिए, फिल्टर्स डालने चाहिए, पेरेंटल फीचर्स डालने चाहिए कि पेरेंट्स इसको मॉनिटर कर सके, पेरेंट्स को वार्निंग मिल जाए, उनको ज्यादा कंट्रोल्स मिले कि कब कौन सी चीज वो मॉडिफाई करे एक्सेस में। तो इस तरह का डेफिनेटली ये जो काम है ये हमारा एक जने का नहीं है ना। तो ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि टेक्स अ विलेज। ये हम सब इस विलेज के सदस्य हैं और हमें हर एक जने ने अपना अपना पार्ट प्ले करना है। बहुत सुंदर, आपने सच में बहुत बहुत अच्छी तरह से हम सभी को अभी माइंड में फिट करवा दिया है। और श्रोता मित्रों की ओर से मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हम सभी एक जुम्बेश उठाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक फास्टिंग डे मनाएंगे, कि घर में सभी एक दिन इलेक्ट्रॉनिक की छुट्टी मनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक को जो हमने एक परिवार का सभ्य बना के रख दिया है, अभी उसको एक मेहमान बनाएंगे और धीरे धीरे उसको अपनी जगह बता देंगे। तो श्रोता मित्रों, आशा करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको सच में बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, प्रेरणादायक लगा होगा। तो ऐसे ही सुंदर कार्यक्रम के लिए फिर से जुड़ेंगे और डेफिनेटली डॉक्टर लीना को दोबारा हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित भी करेंगे। तो चलो सुनते रहे रेडियो साबरमती 89.6 FM। खुश रहे, आबाद रहे।